बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर की रेंज 500 किलोमीटर। रूस की सेना इसे जंगलों के बीच से लॉन्च करती है और फिर यह डॉनबास के आसपास जहां गिरती है वहां बड़ी तबाही मचाती है। रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन के बड़े एक बार फिर यह मिसाइल ज़ेलेंस्की के सीक्रेट मिलिट्री अड्डों पर कहर बनकर छूटेगी। इसकी पूरी तैयारी है। अब देखिए बैश-1 मिसाइल सिस्टम, ये कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो जमीनी टारगेट पर भी हमला करती है। इस सिस्टम से एक बार में 6 मिसाइलें दागी जाती हैं। ये 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट को उड़ा सकती हैं। बैश-1 मिसाइल को रूस फिर से इस्तेमाल करने जा रहा है। मारियोपोल और सेवरोडोनेत्स्क पर हुए कई हमलों में इसी ने रूस के मिशन को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया और अब निशाना कीव और खार्किव बन सकते हैं। अब देखिए रूस की एक और क्रूज मिसाइल जो मिलती जुलती कही जा सकती है। यह है रूस की ओनिक्स क्रूज मिसाइल। ओनिक्स निक्स क्रूज मिसाइल रूस की छोटी दूरी की मिसाइलों में से एक है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। ओनिक्स मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर यह सुपरसोनिक रफ्तार से अपने टारगेट पर बहुत सटीक तरीके से हिट करती है। वहीं डॉनबास के बाद खार्किव और कीव पर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल तेज हो सकता है। रूस ने अभी तक सुखोई 25 का बखूबी इस्तेमाल किया है जो लो लेवल पर उड़ते हुए टारगेट पर सटीक एयरफोर्स के बम रिहायशी इलाकों पर भी गिरे हैं जिसमें भारी नुकसान हुआ है। खार्किव में जब से रूस ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया है कई जगह ऐसे बम से हमला किया गया है जिसके गिरने के बाद जमीन पर कई फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। लोगों के घर तहस नहस हो गए। अब देखिए कि डॉनबास में रूस का मल्टी रॉकेट सिस्टम उरागान कैसे कयामत बरसा रहा है। यह रूस का पुराना लेकिन बहुत ही भरोसेमंद मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। रूस इस मल्टी रॉकेट सिस्टम से डॉनबास के अलग अलग फ्रंट पर बमबारी कर रहा है। डॉनबास में रूस के पास यूक्रेन से बेहतर रसद वाला नेटवर्क है और लगातार हथियार पहुंचा रहा है। जून में रूस की एक मिसाइल यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर पर गिरी थी। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं जब मिसाइल एक मॉल पर गिरी थी। यूक्रेन का दावा था कि जिस मिसाइल से हमला हुआ वो रूस की KH-22 मिसाइल थी और बाद में एक सीसीटीवी फुटेज में ये साबित भी हो गया जिसमें साफ साफ मिसाइल देखी जा सकती है। KH-22 मिसाइल को नाटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और ये आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। मॉल पर हमले के बाद रूस का स्टेटमेंट भी आया। टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन टारगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि पास ही हथियारों का एक गोदाम था। अब इससे अंदाजा लगाइए कि पुतिन की रॉकेट फोर्स क्या क्या कर सकती है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन, 7 देश, 7 महिलाएं, 7 दुनिया की वो सबसे ताकतवर नारी शक्ति जो रूस के राष्ट्रपति की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन 7 महिलाओं के मोर्चे ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन की रातों की नींद उड़ा दी है। पुतिन जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। पुतिन जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े मंच पर वीटो का अधिकार हासिल है। पुतिन जिनके ट्रैक रिकॉर्ड में 99.9% कामयाबी दर्ज है। वो चाहे जंग का मैदान हो या एवा है जो पुतिन के प्रेम में कई देशों से प्रतिबंध की चोट से आहत है। लेकिन यहां बात पुतिन के प्रेम की नहीं, पुतिन के जंग की है। जहां दोस्ती की दूर दूर तक बात नहीं, सिर्फ युद्ध की बातें हैं। खून खराबा है, उजड़ती दुनिया है जहां चर्चा मिलने की नहीं, दुनिया से एक दूसरे को विदा करने की है। इस फीमेल को खून के आंसू रुला दिए हैं
पुतिन के व्यक्तित्व का ये वो पहलू है जो दुनिया के इतिहास में अनोखा है। इन 7 महिलाओं ने सच पूछिए तो यूक्रेन में पुतिन के गणित को ऐसा गड़बड़ा दिया है कि रूस के जनरल और कर्नल कंफ्यूज हो गए हैं से लगते हैं। दुनिया की सबसे लंबी समंदर के नीचे बिछी रूस की नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ। पुतिन एक्शन लेते। पुतिन की दुश्मन नंबर 1। एक स्वीडन की कार्यवाहक प्रधानमंत्री माग्डालेना एंडरसन का दंदनाता बयान आ जाता है। Vi har svenska uppgifter men också tagit del av uppgifter i våra kontakter med Danmark. Och utifrån dem kommer fram till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen fråga om ett sabotage. Norges regering har också informerat oss om en ökad drönaraktivitet i Nordsjön och पुतिन का खौफ स्वीडन में भी भर गया है। स्वीडन को भी यूक्रेन की तरह नाटो की सदस्यता चाहिए। स्वीडन मदद पहुंचा रही हैं। स्वीडन की तरफ फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन को भी पुतिन फूटी आंखों नहीं सुहाते। पुतिन की पड़ोसी, पुतिन की दुश्मन नंबर 2 फिनलैंड की पीएम सना मरीन पुतिन से बहुत नाराज है। फिनलैंड भी पुतिन की मंशा से डरा हुआ दिख रहा है और फिनलैंड को भी तत्काल नाटो की सदस्यता चाहिए। पुतिन पर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का इल्जाम क्या है, सुन लीजिए। I discussed with President Erdogan earlier today briefly on our NATO situation. Of course, we hope that the ratification will happen sooner, preferably sooner than later. But of course, it's in the hands of Turkey. I understand that Finland isn't a problem for Turkey, and we will continue, as we have agreed and negotiated before, we will continue the talks. But of course, we hope that the ratification will happen. सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद उपयोगी है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पुतिन ने नाटो को चेतावनी दी, फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर देगा। फिनलैंड के बाद पुतिन के दुश्मन नंबर 3 डेनमार्क की प्रधानमंत्री मिट्टे फ्रेडरिक्सन पुतिन के खिलाफ जो बाइडेन के साथ खुलकर खड़ी हैं। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जिएंगे या मरेंगे, कैसे भी करेंगे लेकिन यूक्रेन की जंग जीतेंगे। पुतिन की जिंदगी का अब यही एक मकसद है, ज़ेलेंस्की की बर्बादी, अपने दुश्मन का खात्मा। यूक्रेन इतने ही रूसी सैनिकों की लाशें मॉस्को आए, लेकिन पुतिन जंग से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। इसलिए पुतिन ने रणनीति बदल दी है, लेकिन टारगेट वही है, यूक्रेन की फतह। यूक्रेन में जंग लड़ रही अपनी पूरी सेनाओं का जिम्मा अब पुतिन ने अपने कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को दिया है। का सम्मान यूक्रेन के अंदर रूस की थल सेना, रूस की वायुसेना, रूस की नौसेना, चेचन्या की फौज,
दागिस्तान की फौज, सीरिया की फौजी टुकड़ी, ये सारी सेनाएं अब सिर्फ और सिर्फ पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रिपोर्ट करेंगी। अब यूक्रेन की युद्ध भूमि में वही होगा जो पुतिन के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन चाहेंगे। यूक्रेन के अंदर लगातार हो रही हारों पर अब पुतिन तो मातम मना ही रहे हैं, रमजान कादिरव भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। पिछले 1 महीने से लगातार रमजान कादिरव अपने टेलीग्राम चैनल पर पुतिन के जनरलों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पहली बार अपने टेलीग्राम पर रमजान कादिरव ने पुतिन के इस नए जनरल की तारीफ की है। आखिर पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन में ऐसा क्या खास है कि खुद रमजान कादिरव भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। दुनिया छप रही हैं कि पुतिन ने अब अपने सबसे क्रूर, बेरहम, निर्दयी और शैतान जनरल को यूक्रेन की जंग की कमान सौंप दी है। आखिर क्यों अब रमजान कादिरव और सर्गेई सुरोविकिन ही पुतिन की आखिरी उम्मीद है? क्या रमजान कादिरव के 90,000 नए लड़ाके दोबारा यूक्रेन के अंदर पुतिन की वो प्रतिष्ठा वापस लौटा पाएंगे जो अब नष्ट हो चुकी है? पुतिन के कैंप में क्या चल रहा है, एक एक खबर आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के उस नए जनरल की जिसकी हेडलाइंस आज तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में उस बली ब्रिज विस्फोटक से उड़ा दिया गया। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने इस ब्रिज को रिस्टोर करवा दिया, लेकिन पुतिन की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है वो रिस्टोर करने की जिम्मेदारी अब सर्गेई सुरोविकिन की है। ज़ेलेंस्की के बयानों के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी रूस से अब तक 2400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छीन चुकी है। अब पुतिन के नए जनरल सर्गेई के सामने टारगेट यह है कि उनको यह जमीन दोबारा वापस लेनी होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर 3 लाख नागरिकों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। 3 लाख सैन्य प्रशिक्षण पर भी पुतिन के नए जनरल को निगरानी करनी है। रूस के अंदर पुतिन के दुश्मन अब खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। दोबारा यूक्रेन में जीत हासिल करके पुतिन के दुश्मनों के मुंह पर ताला लगाने का जिम्मा भी अब जनरल सर्गेई के कंधों पर है। पुतिन के नए जनरल का सबसे बड़ा चैलेंज है नेटो के दांत खट्टे करना, क्योंकि ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने का त्वरित आवेदन कर चुके हैं। स्विस मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक 24 फरवरी को जब यूक्रेन के अंदर रूस की सेना ने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था, तब रूस की सेना 5 अलग अलग ग्रुप्स में बटी के लिए कोई थिएटर कमांड नहीं थी, लेकिन बाद में रूस ने अपनी रणनीति बदल दी और एक थिएटर कमांड का गठन किया। सबसे पहले सीरिया के कसाई के नाम से कुख्यात अलेक्जेंडर दार्निकोव को पुतिन ने एकीकृत कमांड का जनरल नियुक्त किया था। अलेक्जेंडर दार्निकोव पर आरोप है कि सीरिया के अंदर युद्ध जीतने के लिए उन्होंने नागरिकों पर ही बमबारी करवा दी थी। सीरिया में रूस का झंडा ऊंचा करने के लिए पुतिन ने अलेक्जेंडर दार्निकोव को हीरो ऑफ द रशिया मेडल से सम्मानित किया था, जो रूस के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। लेकिन अलेक्जेंडर दार्निकोव भी पुतिन को मन मुताबिक सफलता नहीं दिला सके, जिसके बाद पुतिन ने अब थिएटर कमांड सर्गेई सुरोविकिन को सौंप दिया, जो रूस की वायुसेना के चीफ भी हैं। खुद रमजान कादिरव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में जनरल सर्गेई सुरोविकिन की तारीफ की है। रमजान कादिरव ने लिखा है, सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को विशेष सैन्य अभियान के क्षेत्र में संयुक्त बलों के समूह का कमांडर नियुक्त किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से सर्गेई व्लादिमीरोविच को लगभग 15 वर्षों से अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उनके बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो एक वास्तविक सेनापति और योद्धा हैं। सर्गेई सुरोविकिन अनुभवी, मजबूत इरादों। कादिरव ने लिखा है कि सर्गेई के लिए देशभक्ति, सम्मान और गरिमा जैसी अवधारणाएं हमेशा सबसे ऊपर हैं। इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। सैनिकों का संयुक्त समूह अब अच्छे लीडर के हाथों में है। पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने घाट घाट का पानी पिया है। पूरी दुनिया, खासकर एशिया में सुरोविकिन को लड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव मिला हुआ है।
सरगेई सुरोविकिन को चेचन्या, यूक्रेन, अफगानिस्तान में लड़ने का अनुभव प्राप्त है। सरगेई सुरोविकिन ने सबसे बड़ा कोहराम सीरिया में मचा दिया था। सरगेई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर एक बार उनके दिमाग में टारगेट लॉक हो गया और उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कोई भी रुकावट सरगेई को रोक नहीं सकती है। states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चीन की राजधानी बीजिंग में हलचल बहुत तेज है। चीन के बड़े नेताओं, अधिकारियों, रणनीतिकारों, सेना के जनरल्स, कमांडर्स की मीटिंग का दौर चल रहा है। एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इन फैसले महासागर के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। युद्ध का उन्माद फैल सकता है। शांत दिख रहे समंदरों की लहरें खून से लाल हो सकती हैं। यूक्रेन की जलती जमीन से उड़ता धुआं अब ताइवान के आसमान पर गहरा काला होता दिख रहा है। युद्ध की तैयारी की ताजा तस्वीर देखिए। चीन दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट में एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन के मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट के पीछे चीन की दलील है कि ये आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन ऐसी आत्मरक्षा जो पड़ोसी मुल्क के पानी को खौला दे। ऐसी आत्मरक्षा जो युद्ध का बिगुल फूंकने जैसा लगे। ऐसी आत्मरक्षा जो अमेरिका को चैलेंज करती दिखे, शांति के लिए खतरा देखे। आखिर क्यों? का जवाब आपको विस्तार में समझना होगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने ताइवान को घेरने की नई चाल चली है। इसकी डिटेल आपको दिखाएं। उसके पहले चीन के सैनिकों की नई तैनाती का मकसद समझ लीजिए और यह भी जान लीजिए कि वो कौन से फाइटर जेट हैं जिन्हें चीन अब फ्रंट पर भेज रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान स्ट्रेट में पुराने और नए दोनों तरह के एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स ईस्ट और साउथ चाइना सी में भेजने का फैसला किया है। इसमें 1960 के दशक के J-7 जेट, जनरेशन के J-20 स्टेल्थ फाइटर, H-6 के बॉम्बर्स, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Y-8 ट्रांसपोर्ट प्लेन प्लेटफॉर्म, रेडार सिस्टम तक शामिल है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर आर्मी की मूवमेंट का मतलब कोई क्या समझे। और ठीक उस वक्त ऐसा मूवमेंट जब ताइवान को हड़पने के लिए शी जिनपिंग बेचैन नजर आ रहे हो, जब चीन डायरेक्ट अमेरिका को धमका रहा हो कि ताइवान को मदद करना बंद करे, तब ऐसे फाइटर जेट अगर उड़ान भरते हैं तो युद्ध से कमतर क्या समझा जाए। के मंडराते खतरे की वजह बहुत पुख्ता है। अमेरिका ताइवान को इस कदर मजबूत बनाने में जुटा है कि ताइवान में हथियारों के डिपो बनाए जा रहे हैं। हथियारों का जो जखीरा अमेरिका ताइवान को पहुंचा रहा है, वो हथियार इसी डिपो में रखे जाएंगे। इसके लिए अमेरिकी वेपन प्रोडक्शन कंपनियां बड़े पैमाने पर जरूरी हथियार बना रही हैं। अगर चीन किसी वक्त ताइवान पर हमला करता है और उसे घेर लेता है, तो इन हालात में ताइवान की फौज के पास हथियार तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक अमेरिका या कोई दूसरा देश रिस्क लेकर इन्हें नहीं पहुंचाता। यानी ताइवान चारों तरफ से ना सिर्फ घिर बल्कि कट जाएगा। ताइवान को सुरक्षा मुहैया कराना इस वक्त अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन सीधी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ रहा कि उसे जवाब दिया जाए।
चीन ताइवान को लगातार डराने वाली करतूतों से काम ले रहा है। ताइवान के आसमान पर फाइटर जेट उड़ाकर चीन ताइवान को दहशत में डालना चाहता है। अमेरिका ड्रैगन के इसी दहशत को कुचल देना चाहता है। जुलाई में ताइवान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और अमेरिका ने उस वक्त इसे बहुत बारीकी से मॉनिटर किया था। इस दौरान उन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा गया जो चीन के साथ जंग में भारी पड़ सकती हैं। युद्ध के हालात में ताइवान को मदद नहीं पहुंचाई जा सकती, लिहाजा अमेरिका अभी ही ताइवान को हथियारों के भंडार के रूप में तब्दील कर देना चाहता है। बावजूद इसके कि चीन चिल्ला रहा है कि ताइवान को हथियार ना दो। हालांकि अमेरिका अब भी यह अनुमान नहीं लगाता दिख रहा है कि अमेरिका ने ताइवान की इसी तरह मदद जारी रखी तो चीन क्या एक्शन लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह चुके हैं कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी हिफाजत और मदद दोनों करेगा। नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, एक बार फिर देखिए जब कैसा नजर आया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुनिए, जिन्होंने कल ही क्राइमिया का नाम लेकर रूस को सीधी चुनौती दी थी। Прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. और फिर आधी रात के बाद क्राइमिया ब्रिज पर वो हुआ जिसे देखकर पुतिन और सी गए। घड़ी की सुइयां उस वक्त रात के 3:07 का टाइम बता रही थी। उस वक्त मॉस्को में 6:07 हुए थे। तभी पुल से गुजर रहे एक टैंकर में भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना बड़ा था कि पुल से गुजर रही ट्रेन के 7 टैंकों में आग लग गई। 7 टैंक आग में धू धू कर जल उठे। इसके बाद रोडवे ब्रिज का भी एक हिस्सा नदी में जा गिरा। इस ब्रिज को क्राइमिया पर रूस के कब्जे की निशानी के तौर पर देखा जाता है। ब्रिज पर एक जलता हुआ ट्रक, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ट्रक में धमाके के कारण आग लगी या धमाका ही ट्रक से किया गया। ब्रिज में मरम्मत और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। ब्रिज को लेकर क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जांच का आदेश हुआ, फौरन इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच गई। अब रूस में क्राइमिया पुल पर धमाकों को क्राइम केस बनाकर जांच की जा रही है। Комитетом России продолжается расследование уголовного дела о происшествии на Крымском мосту, где в результате подрыва грузового автомобиля произошло возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего управлению острова. हालांकि यूक्रेन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्राइमिया पुल धमाके पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस में सलाहकार माइखाइलो पोडोल्याकी ने ट्वीट कर बहुत बड़ा संकेत दिया है। माइखाइलो पोडोल्याकी ने अपने पोस्ट में लिखा है, क्राइमिया ब्रिज शुरुआत है, हर अवैध चीज नष्ट होगी। रूस को यूक्रेन से चुराई गई हर चीज वापस करनी होगी। हर उस चीज को खारिज किया जाएगा जिस पर रूस ने कब्जा जमाया है। इस हमले को पुतिन की प्रतिष्ठा पर प्रहार कहा जा रहा है। सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर इस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे? क्या टारगेट पर पुतिन की लाइफ लाइन आ चुकी है? क्राइमिया ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी खुलकर इस पुल को यूक्रेन के लिए एक अहम टारगेट बता चुका है और पुल पर भीषण आग लगने के बाद अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर फिर से कब्जा कर सकता है।
पुतिन बेचैन है, पुतिन परेशान है, रूस की आर्मी हार रही है। पुतिन की आंखें रूस के पावर बूस्टर को ढूंढ रही हैं और पुतिन की आंखें कादिरोव पर। रमजान कादिरोव को पुतिन ने रूस की आर्मी में तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट दे दी है। आखिर क्यों पुतिन ने रमजान कादिरोव का प्रमोशन किया है? रमजान कादिरोव ने चेचन्या के अंदर पुतिन का जन्मोत्सव मनाया है, जब रूस की आर्मी खार्किव, इज्यूम, लीमान में हार चुकी है। खेरसॉन में भी रूस हार रहा है। क्राइमिया का लिंक रूस से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके पर क्या रूस में पुतिन के बर्थडे का जश्न मनाया जा सकता है? पुतिन ने अपने बर्थडे पर केक काटा है, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं है पर रूस के अंदर कोई जश्न मनाने का आदेश दिया हो, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। लेकिन एक शख्स है जिसने पुतिन के जन्मदिन पर चेचन्या के अंदर आतिशबाजी की झड़ी लगा दी है। जब पुतिन जन्मदिन पर हार का मातम मना रहे थे और कोई पुतिन को हैप्पी बर्थडे कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था, तब चेचन्या के अंदर कादिरोव ने पुतिन के बर्थडे का मेगा इवेंट किया। ऐसा क्यों? क्या रमजान कादिरोव के पास वो फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन को फतह किया जा सकता है? आखिर पुतिन के इस फ्रेंड के जिसकी वजह से पुतिन ने उनका प्रमोशन कर दिया है। हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन की रणभूमि से आया एक दिल दहलाने वाला वीडियो। ये एक ऐसा वीडियो है जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है और ये चेतावनी देते हुए रिलीज किया है कि यूक्रेन के अंदर हमला करना कोई केक वॉक नहीं है। ये है वो वीडियो जिसमें रूस के कई सैनिक यूक्रेन के अंदर नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा कि रूस के 4 सैनिक रूस के एक घायल सैनिक को अपने हाथों से पकड़कर ले जा रहे हैं। तभी वहां पर एक खतरनाक विस्फोटक ऊपर से गिराया जाता है, धमाका होता है, रूस के सभी सैनिक जमीन पर जाते हैं। जो इसलिए रिलीज किया है ताकि रूस में इस वीडियो को देखकर लोग डर जाएं। देखिए यूक्रेन के अंदर कैसे रूस के टैंक पानी में डूब गए हैं। यह है रूस के टैंकों की दुर्गति। रूस की सेनाएं 400 से ज्यादा टैंक छोड़कर भाग गई हैं और इन्हीं टैंकों से अब यूक्रेन की सेनाएं रूस पर हमला कर रही हैं। इसीलिए यूक्रेन ने कार्टून रिलीज करके पुतिन पर व्यंग बाण चलाए हैं। रूस के जनरलों की लापरवाही से परेशान होकर अब पुतिन ने कादिरोव को सीधे प्रमोट कर दिया है।